नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ हिंदी के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स, आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सीटेट या टेट कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए उपयोगी है। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं सिद्धांत, ये आपका जो पार्ट आता है लैंग्वेज का, ठीक है, पार्ट फर्स्ट जो कॉमन होता है सबके लिए, उसमें ये उपयोगी रहेगा। दूसरा, जो टीचिंग पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा संप्रेषण का सिर्फ एक माध्यम नहीं है। शिक्षक को चाहिए कि वह भाषा के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दे, चाहे वह सामाजिक पहलू हो, मनोवैज्ञानिक पहलू हो, सौंदर्यात्मक पहलू या फिर सांस्कृतिक पहलू। जी हाँ, यह है कि अगर भाषा संप्रेषण की आप बात करें कि ठीक है, आज हम भाषा संप्रेषण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कन्वर्सेशन है उसकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेज कन्वर्सेशन। ठीक है, तो शिक्षक को क्या चाहिए कि वो हर पहलू पे ध्यान देगा कि बच्चे का सामाजिक पहलू क्या है, ठीक है, उसका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है भाषा के लिए भी, और सौंदर्यात्मक पहलू और सांस्कृतिक पहलू। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य की। सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने को लंबे समय से भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है, लेकिन यह भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य नहीं। ठीक है, अगर आप बात करें LSRW, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, अगर कॉमन बात करें, ठीक है, लिसनिंग, ठीक है, फर्स्ट में आ जाता है सुनना, ठीक है, साउंड फिर बोलना, फिर फिर रीड, देन राइट, ठीक है, पढ़ना फिर लिखना। तो मेनली जो फर्स्ट उद्देश्य है वो तो यही है कि बच्चा जो है पहले बोलना सीखे, सुनना सीखे, फिर बोलना, फिर लिखना, पढ़ना और फिर अंत में लिखना। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी हैं। इसमें क्या है, इस प्रक्रिया के साथ संप्रेषण कौशल, उच्चारण विविधता और स्वर प्रशिक्षण पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो कन्वर्सेशन स्किल है बच्चे की, ठीक है, संप्रेषण कौशल को और उच्चारण की विविधता, ठीक है, किस तरह से बोलना है, ठीक है, कब आवाज़ ऊँची करनी, कब नीची करनी है, कब नॉर्मल बोलना है, और स्वर प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारा उद्देश्य भाषा शिक्षण को समग्रतावादी दृष्टिकोण से विद्यालय शिक्षा का अंग बनाना है। जब हम बोल रहे हैं तब हम सुन भी रहे होते हैं, और जब हम लिख रहे होते हैं तब हम पढ़ भी रहे होते हैं। ठीक है, ये बात कॉमन है। ये पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं अधिकतर जो भी तैयारी करते हैं प्रतियोगी हमारे, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, कि आपको समझना है कैसे चीज़ों को। ठीक है, तो क्या है कि विद्यालय की जो है शिक्षा का अंग बनना है। जब आप बोल रहे हैं तो आप सुन भी रहे होते हैं अपनी बात को, और जब आप लिख रहे होते हैं तो पढ़ भी तो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाषा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण जो लक्ष्य हैं वो क्या है। पहला है भाषा को सुनकर समझने की दक्षता का विकसित करना, ठीक है, या विकास करना। सुनकर समझना है, ठीक है। फिर मात्र पढ़ना ना हो, बल्कि समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास होना चाहिए, यानी कि जो बच्चा पढ़े, ठीक है, उसके साथ साथ उसकी समझ भी जो है बढ़नी चाहिए। अगला है, विभिन्न परिस्थितियों में हम सहज रूप से अपने विचारों को तार्किक, विश्लेषणात्मक तथा रचनात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम बने। सुसंगत लेखन में पारंगत हों। शिक्षार्थी अपने विचारों को सहज और व्यवस्थित ढंग से प्रकट करने की क्षमता का विकास करता है। वह व्याकरण शब्द, ज्ञान विषय, विराम चिन्ह इत्यादि के प्रयोग में पारंगत हो। ठीक है, कि जो बच्चे हैं अपने विचारों को एकदम आसानी से, ठीक है, प्रकट कर सकें। ठीक है, और व्याकरण के शब्द जो हैं, ज्ञान विषय जो है, विराम चिन्ह आदि के प्रयोग में क्या हो जाए, पारंगत हो जाए। भाषा शिक्षण विद्यार्थी को अपनी कल्पना और सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायता करे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें से कभी कभी प्रश्न भी बनता है। लास्ट है, भाषा शिक्षण विद्यार्थियों में विभिन्न मुद्दों को समझने और देखने में संवेदनशीलता के दृष्टिकोण के प्रयोग में पारंगत बनाने वाला हो। ठीक है, भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, अलग अलग मुद्दों को समझ सकें। ठीक है, देश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं या विदेशों में हो रही हैं या घर पर कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, तो उसको समझ सके। ठीक है, और देखने की जो उसकी संवेदनशीलता है, ठीक है, जो उसका दृष्टिकोण है, उसके प्रयोग को किस तरह से उसने बताना है, उसमें भी पारंगत होना चाहिए। अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूँ जो ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है, वो यह है, और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बच्चा 3 साल या उससे पहले अपनी मातृभाषा के मूल व उपतंत्रों से परिचित हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है। तो 3 साल तक जो है बच्चा या उससे पहले ही जो उसकी मातृभाषा है उसके जो भी मूल तत्व हैं, ठीक है, या उपतंत्र हैं, ठीक है, जो भी उसमें बातें होती हैं उसको लगभग उनसे परिचित हो जाता है। बच्चा भाषाई जगत के साथ संपर्क के अतिरिक्त स्वयं की अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ जन्म लेता है। ठीक है। अगर आप स्वामी विवेकानंद की बात आपने पढ़ी होगी, ठीक है, अपने कोर्सेज में पढ़ी होगी या आप उनकी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको पता होगा कि जो बच्चा है या कोई भी न्यू बॉर्न है, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति जन्म जो लेता है, ठीक है, वो इनबॉर्न उसका जो ज्ञान है उसके भीतर होता है, ठीक है, उसे केवल बाहर प्रकाशित करती है जो शिक्षा है, शिक्षा का यही उद्देश्य होता है। ठीक है। तो बच्चा भाषाई जगत से संपर्क करते स्वयं की अंतर्निहित भाषाई क्षमता, उसके अंदर भी कुछ भाषाई क्षमता होती है, उसके साथ ही वो जन्म लेता है, यानी कि उसके अंदर भी कुछ ज्ञान होता है, उसके साथ वो जन्म लेता है। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य यही है। भाषा शिक्षण की अगर हम बात करें अभी आज के समय में, भाषा शिक्षण क्या है, उसी बच्चा जो भाषाई क्षमता जो उसकी है उसी को डेवलप करने का। ठीक है। मनुष्य में जन्मजात जो है भाषा की क्षमता होती है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति उसमें जो है भाषा जो है जन्मजात ही होती है। ठीक है। किसी माध्यम में उसको रख दिया जाए। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर बच्चा पैदा होता है तो वहाँ का वो हिंदी बोल लेता है। ठीक है। अगर अंग्रेजों के यहाँ बच्चा है, ठीक है, तो वो अंग्रेजी बोलता है। अगर कोई हिंदू बच्चा, ठीक है, अंग्रेजों के यहाँ पैदा हो, ठीक है, मतलब अंग्रेजों के वहाँ उसे बचपन से रख दिया जाए तो क्या होगा कि वो भी इंग्लिश सीख जाएगा। ठीक है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको अलग से अंग्रेजी सिखाने। तो ये क्या है कि भाषा ही जो है, इससे ये पता चलता है कि जन्मजात जो होती है क्षमता होती है भाषा सीखने की किसी भी व्यक्ति में। यदि बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं तो वह आसानी से भाषा सीख सकता है। ठीक है। वी हैव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चे को, तो वह भाषा आसानी से सीख सकता है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा का हवा बना रहता है कि बहुत कठिन भाषा, लेकिन सबसे सरल भाषा और जिसका व्याकरण ही सुव्यवस्थित नहीं है। सबसे अच्छी भाषा जो है संस्कृत है, और संस्कृत ही अन्य भाषाओं की जननी है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है। और जिसका व्याकरण भी सुव्यवस्थित है। ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा तो बहुत ही सरल भाषा है, उसको आप थोड़ी से प्रयास द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आप मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स थोड़ा सा अपना भी प्रचार कर लेते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्लेलिस्ट में है, वहाँ देखेंगे आप। अगर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका जो इंग्लिश बोलने का तरीका है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश को केवल आप बोलने की ना समझें, इंग्लिश को सोचें भी। ठीक है। जो आप सोच रहे हैं वो अगर इंग्लिश में सोचेंगे तो बोलेंगे अपने आप ही इंग्लिश में। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है समझने के लिए। अगला है भाषा शिक्षण में व्याकरण के ज्ञान से अधिक वर्ष विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। जब व्याकरण के ज्ञान के अधिक वर्ष है, मतलब जो उसका से अधिक, ठीक है, विषय वस्तु पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। व्याकरण के ज्ञान से अधिक, ठीक है, विषय वस्तु जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम पहले ज़माने की बात करें, ठीक है, जो इंडियंस हैं अंग्रेजों ने जब यहाँ शासन किया था तो उनकी जो लैंग्वेज है अंग्रेजी, वो कुछ ना कुछ वर्ड्स बोल लेते थे अच्छे से, लेकिन उन्हें लिखना पढ़ना, जिनको अनपढ़ लोग भी थे वो भी इंग्लिश अच्छी खासी जो है बोल लेते थे। क्यों? सुन सुन के। ठीक है। तो उन्हें तो कोई ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं था अंग्रेजी का। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदी में भी क्या है कि व्याकरण का बहुत ज़्यादा जोर न देकर जो उसका विषय वस्तु है, जिस विषय पर बात हो रही है, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। व्याकरण के अलावा, क्योंकि अगर मैं व्याकरण की बात करूं कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो हिंदी में भी अभी बहुत सारी हम त्रुटियां करते हैं। ठीक है। कोई भी बहुत अच्छी व्याकरण के आधार पर अगर कोई हिंदी बोलना चाहे तो वो भी 100% जो है अच्छा नहीं बोल पाएगा। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अगला है व्याकरण भाषा के व्यंजन एवं जो स्वर्गीय ध्वनियों की एक सुनियोजित नियमबद्ध क्रम है। ठीक है। व्याकरण भाषा के क्या व्यंजन और जो स्वर की ध्वनियाँ, ठीक है, स्वरीय ध्वनि होगा, स्वर्गीय नहीं, स्वर गलत छपा है। स्वर ध्वनियों के एक सुनियोजित नियमित क्रम है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, वाणी और लेखन। वाणी भाषा का स्थायी स्वरूप है। बन सकता है क्वेश्चन, वाणी क्या है? भाषा का स्थायी स्वरूप है जिसमें भाषा के लिखित स्वरूप की अपेक्षा बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध रेखांकित नहीं किया जा सकता। ठीक है। सभी भाषाओं में थोड़े बहुत फेरबदल से एक लिपि में आसानी से लिखी जाती है। ये प्रश्न बना था आपका सीटेट में। ये प्रश्न बनता है कि क्या भाषाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, या एक ही लिपि में भाषाएं लिखी जा सकती हैं? तो लिखी जा सकती हैं, राइट आंसर आपने करना था। अंतिम है भाषा में समाज को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। ठीक है। ये प्रश्न भी जो है सीटेट में बना था। ये होती है या नहीं, इसमें
अलग अलग भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, या कौन सा सही नहीं है। तो अगर आपको सही कथन पता है तो आप आसानी से उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो भाषा शिक्षण पे आधारित थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट रहने वाला है। आने वाले समय में भी आपके सामने, क्योंकि 31 जैन को आपका एग्ज़ाम है, तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे लगभग 15 दिसंबर या उससे पहले बीच बीच में ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें ईवीएस के भी होंगे और प्रीवियस सेट के क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे लास्ट टाइम में। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम में नए भी बन सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।